हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस एसएससी मेंस के प्रैक्टिस सेशंस में, जहां पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग मेंस एग्जाम। जिन क्वेश्चंस का लेवल गेट और आईएएस तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है, वैसे ही क्वेश्चंस को इन सेशंस में लिया गया है। तो चलिए आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाते हैं। वी हैव ऑल्सो लॉन्च दी एसएससी मेंस प्रैक्टिस बैच ऑन दी एप्लीकेशन, जिसको आप एनरोल कर सकते हैं, जिसमें कि प्रैक्टिस तो आपको कराई जा रही है, साथ में रिवीजन के लिए भी प्रोवाइडेड यू द क्विक रिवीजन सेशंस, जिसमें हर सब्जेक्ट आप रिवाइज कर सकते हो इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। टेस्ट सीरीज इज बीइंग गिवन टू यू, प्रैक्टिस सेशंस आपको मिल रहे हैं यहां पर, और साथ में डाउनलोडेबल नोट्स। तो ये सब चीजें आप लेकर चल सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में बिना किसी झिझक के, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, और एक गो में आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। सो इन दिस लेक्चर नंबर 3 ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल कंक्रीट पर हम बात कर रहे हैं। तो एक एक करके बात करना चालू करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, द हाइड्रेशन ऑफ विच कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। हमारे पास कौन से कंपाउंड की बात चल रही है? कंपाउंड में हमारे पास बॉक्स कंपाउंड की बात हो रही है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इन लेटर एज। कौन सी एज में? लेटर एज में बोल रहा है। तो प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। स्ट्रेंथ में ना ये काम करता है ना ये काम करता है, ये जरूर काम करता है, ये जरूर काम करता है। ये अर्ली के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये प्रोग्रेसिव के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर रिकमेंडेड फॉर यूजिंग सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का एक ही पर्पस होता है, सल्फेट का अटैक हुआ तो उससे सीमेंट को बचाने का काम करना, सिर्फ इतना ही काम है। कॉन्क्रीट टू बी यूज्ड इन फाउंडेशन एंड बेसमेंट वेयर सॉइल इज नॉट इन्फेस्टेड विद सल्फेट। नॉट गलत हो जाएगा ये। जब सॉइल हमारे पास इन्फेस्ट होगा तभी तो हमें जरूरत पड़ेगी। जब सॉइल हमारा इन्फेस्ट होगा तभी तो जरूरत पड़ेगी। कुछ तो गड़बड़ हो गया है इसके अंदर, ठीक है। एंड सॉइल इज इन्फेस्टेड, जब सॉइल इन्फेस्ट होगा सल्फेट से, सॉइल में सल्फेट होगा तभी हमें कंक्रीट का यूज पड़ेगा, क्योंकि सल्फेट से रेजिस्टेंस चाहिए। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि वहां नॉट लिखा हुआ है। कंक्रीट यूज फॉर फैब्रिकेशन ऑफ पाइप्स विच आर लाइकली टू बी बरीड इन मार्शी रीजन और सल्फेट बियरिंग सॉइल। सही बात है, जहां पर सल्फेट का अटैक हो सकता है वहां पर जो पाइप्स हमें बिछाना है, और वो पाइप्स ऐसे कंक्रीट से बनाई जाए जो कि सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट वाली कंक्रीट से बनाओ, तो उसका यूज बिल्कुल करेंगे। दिस इज करेक्ट। कंक्रीट टू बी यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट वर्क्स, यहां पर भी सेम वही चीज है, सल्फेट का अटैक होगा। तो ओनली ऑप्शन 2 एंड 3 आर गोइंग टू बी करेक्ट, बाकी हमारे पास पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बात करते हैं अगली क्वेश्चन पर। कंसिडर द फॉलोइंग डाटा फॉर कंक्रीट विथ माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन। माइल्ड एक्सपोजर की बात की गई है, ठीक है। वाटर सीमेंट रेशियो दे रखा है, वाटर का कंटेंट दे रखा है, और रिक्वायर्ड सीमेंट कंटेंट विल बी क्या होगा? तो रिक्वायर्ड सीमेंट कंटेंट विल बी क्या होगा? अच्छा, एक चीज हम जानते हैं कि जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है इज इक्वल टू वाटर कंटेंट विथ रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सीमेंट, या फिर लिखते हैं वेट ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सीमेंट। तो रिक्वायर्ड सीमेंट कंटेंट कितना होगा? अब ये जो है वो पर मीटर क्यूब में दे रखा है, तो देयर कैन बी केस कि ये भी हमारे पास जो है वो पर मीटर क्यूब में हो। वेट ऑफ वाटर देखा है, वेट ऑफ सीमेंट चाहिए हमें, वाटर सीमेंट रेशियो इज ऑलरेडी गिवन टू अस। तो सीमेंट कंटेंट वुड कम आउट टू बी एज वेट ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर सीमेंट रेशियो। अब हमारे पास हम जानते हैं कि वाटर की जो डेंसिटी होती है इज यूजुअल इक्वल टू
1000 kg पर मीटर क्यूब। कितना होता है ये? 1000 kg पर मीटर क्यूब, और यू राइट इट एज 1000 kg पर 1000 लीटर। तो डेंसिटी हो गई 1 kg पर लीटर, 1 kg पर लीटर। जितना लीटर है उतना ही kg भी हो सकता है। तो व्हाट डू वी राइट इट एज? वी राइट इट एज 191.6 kg विद रिस्पेक्ट टू 0.5। तो ये ट्वाइस हो जाएगा, और जब ट्वाइस होगा तो ये बनेगा हमारे पास ये 380, मतलब 191 का अगर हम ट्वाइस करने जाएंगे तो 190 का 380, 196, 382 पॉइंट समथिंग, 383.2 होना चाहिए शायद, ये 382 पॉइंट समथिंग या 383 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। तो 191.6 इंटू 2, 383.2 comes out to be 383.2 kg पर मीटर क्यूब के रूप में लिख सकते हैं कि एक मीटर क्यूब में इतना हमारे पास कुछ टोटल मिलाकर हमारा सीमेंट कंटेंट यूज होगा। अब माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन का मतलब क्या होता है? माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन में 1 मीटर क्यूब कंक्रीट बनाने में हमारे पास सीमेंट कंटेंट जो होता है, सीमेंट कंटेंट शुड बी ग्रेटर देन 300 kg पर मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट। 1 मीटर क्यूब कंक्रीट में 300 kg से ज्यादा का सीमेंट यूज होगा माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन में। तो क्या यहां पर हमारे पास रिक्वायर्ड सीमेंट कंटेंट 300 से ऊपर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, कमिंग आउट टू बी 383 kg पर मीटर क्यूब के बराबर। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ M15 ग्रेड कंक्रीट व्हेन एक्सप्रेस्ड एज पर परसेंटेज ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज। तो जब हम M15 ग्रेड की बात कर रहे हैं या जो हम सीमेंट कंक्रीट की बात कर रहे हैं, तो इफ यू टॉक अबाउट दी सीमेंट की अगर हम मान लो टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करते भी हैं तो रिलेट करना पड़ेगा कि जो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, थोड़ा डाटा ध्यान रखना पड़ेगा। स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होगी इज यूजुअली इक्वल टू 1.7 MPa के बराबर, ठीक है। और वहीं पर हमारे पास अगर हम बात करें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M15 वुड कम आउट टू बी एज 15 MPa के बराबर एट द सेम टाइम पीरियड। तो यहां पर लिखा है परसेंटेज ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो परसेंटेज हमारे पास हम लिख सकते हैं स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ व्हेन एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो हम लिख सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ with respect to compressive strength कितना हो सकता है? तो इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1.7 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100 के बराबर, जो कि कितना आ जाएगा? तो दिस वुड कम आउट टू बी एज 170 बटे 15, 11.33 परसेंटेज के बराबर। तो 11.33% आ रहा है, इट इज इन द रेंज ऑफ 10 से 15%। और ये एक्चुअली में होता भी है, द टेंसाइल स्ट्रेंथ इज यूजुअली 10% ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो जनरली इतना होता भी है। आंसर क्या हो जाएगा? ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। द अप्रोक्सीमेट रेशियो बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट एट 7 days एंड 28 days इज। तो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ओपीसी की बात कर लेते हैं, ओपीसी 33 ग्रेड की बात कर लेते हैं। अगर हम इसकी 3 days स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो ये निकल कर आती है हमारे पास नियर अबाउट 16 MPa के बराबर। अगर इसी की हम 7 days स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो निकल कर आती है 22 MPa के बराबर, और इसी की हम 28 days स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो निकल कर आती है 33 MPa के बराबर। 7 डे और 28 डे के बारे में पूछा है, तो कितना रेशियो है? तो रेशियो ऑफ 7/28 कितना आ जाएगा हमारे पास? 22/33, तो 11 2 जा 11 3 जा,
तो इज कमिंग आउट टू बी 2/3 के बराबर। कितना आ रहा है ये? 2/3 के बराबर। तो अप्रोक्सीमेट रेशियो बिटवीन स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट एट 7 days एंड 28 days कितना आ जा रहा है? तो वो डायरेक्टली आप रिलेट कर सकते हो कि आप ऑपोजिट हट्टी ग्रेड से इस तरीके से इसको लेके चला जा सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? बी शुड बी द करेक्ट आंसर। दिस इज नॉट द एक्चुअल कैलकुलेशन, लेकिन इस तरीके से सोचा जा सकता है कि 7 day और 28 days स्ट्रेंथ हमारे पास सीमेंट की कैसे हम लेकर चल सकते हैं। तो वही अप्रोक्सीमेटली हमारे पास कंक्रीट के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2/3 वुड बी द करेक्ट आंसर। जिप्सम इज यूज्ड एज एन एडमिक्सचर इन सीमेंट ग्राउट फॉर। तो सीमेंट ग्राउटिंग में जिप्सम हमारे पास क्यों यूज होता है? सीमेंट ग्राउटिंग का मतलब क्या होता है? आप सीमेंट प्लस वाटर की स्लरी बनाते हैं और इसको आप क्या करते हैं? पोर करते हैं। आप इसको पोर करते हैं कहां पर? वॉइड्स को फिल करने के लिए, सो दैट जिस जगह को आप फिल करना चाह रहे हो उसका एटमॉस्फेयर से एक्सपोजर ना हो। एक तो ये हो गया हमारे पास, या तो पर्पस हो जाता है टू फिल क्रैक्स या टू अवॉइड एटमॉस्फेयर एक्सपोजर, या मॉइस्चर एंटर ना करे इसी जगह पर। उन सब पर्पस के लिए हम ग्राउटिंग का इस्तेमाल कर ले रहे हैं। तो उसमें जिप्सम क्यों यूज किया? एक्सेलरेटिंग सर्टेन टाइम। जिप्सम कभी जीवन में सर्टेन टाइम को एक्सेलरेट नहीं कर सकता। प्लास्टिसिटी को इंक्रीज करना। प्लास्टिसिटी किस चीज की इंक्रीज करना? हमारे ग्राउट की प्लास्टिसिटी इंक्रीज होती है ओनली बाय लाइम, ओनली बाय लाइम। और चूंकि हमारे पास एक स्लरी है, स्लरी में प्लास्टिसिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, क्योंकि स्लरी हमारे पास वैसे ही इतनी ज्यादा प्लास्टिक नेचर में है कि वहां पर हमें कोई मतलब नहीं निकलता। रिड्यूसिंग द ग्राउट श्रिंकेज। श्रिंकेज का हमारे पास कोई रोल नहीं है यहाँ पर। श्रिंकेज का हमारे पास सिर्फ हीट ऑफ हाइड्रेशन से रोल होता है कि जितना ज्यादा हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा उतना ज्यादा श्रिंकेज होने के चांसेस बनेंगे। ओनली द पर्पस इज रिटार्डिंग द सेटिंग टाइम। और एक्चुअली में पर्पस यही होता है, हमें बस सेटिंग टाइम को रिड्यूस इसलिए कराना क्योंकि कुछ समय के अंदर देयर आर सर्टेन ऑफ वॉइड्स जो शायद पहली बार में पोर करने पर फिल नहीं हो रहे हो, लेकिन धीरे धीरे रिलीज हो रहे हो सिस्टम में से, और फिर हमारे पास जाके वो सिस्टम में बाहर आ पा रहे हो। तो उतनी जल्दी सीमेंट सेट ना कर जाए, थोड़ा टाइम ले, इसलिए हमारे पास ग्राउटिंग में हम क्या करते हैं? सेटिंग टाइम रिटार्ड करने के थोड़ा जिप्सम ऐड करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट इज मेजर्ड बाय। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड बाय, सबसे बेस्ट तरीका है स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट। क्या दिखाई देता है स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट में? कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये आपके पास आपका सिलेंडर रखा हुआ है, ये मान लीजिए सिलेंडर है आपके पास, ये रहा, ठीक है। और आपने इसमें अलोंग द डायमीटर लोड लगा रहे हो। तो अलोंग द डायमीटर लोड लगाने पर व्हाट यूजुअली हैपेंस इज, आपके पास कुछ ही जगह में इन अ सर्टेन प्रपोर्शन ऑफ द कंप्लीट, आपका जो ये सिलेंडर है इसमें कुछ ही रीजन में आपको जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस देखने को मिलते हैं, बाकी मेजर पोर्शन इज अंडर द टेंसाइल स्ट्रेसेस। और इसी की वजह से हमारे पास ये क्रैक भी करता है। तो हमारे पास यहां पर सिर्फ 1/6 ऑफ द टोटल डायमीटर सेक्शन, सिर्फ 1/6 सेक्शन में ही कंप्रेसिव स्ट्रेस लगते हैं, बाकी 5-6 सेक्शन में हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस लगते हैं। तो जो सबसे बेस्ट तरीका है हमारे पास, डायरेक्ट टेंशन टेस्ट इन द यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। डायरेक्ट टेंशन लगाना बहुत मुश्किल होता है, तो ये तो नहीं करेंगे। अप्लाइंग टेंसाइल लोड, ये भी नहीं कर पाएंगे। डायरेक्टली ये तो अप्लाई नहीं करते। अप्लाई तो कंप्रेसिव लोड ही करेंगे। अप्लाइंग द कंप्रेसिव लोड अलोंग द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, ऐसे में ही हमारे पास हमारा सिलेंडर जो है वो टेंसाइल स्ट्रेसेस आने पर क्रैक करना चालू करेगा, क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेस तो लूज झेल सकता है। टेंसाइल स्ट्रेस में पहले ही हमारे पास क्रैक करना चालू कर, जैसे ही क्रैक करता है हम समझ जाते हैं कि हमारे पास यही हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ निकल कर आ रही है। तो अप्लाइंग द थर्ड पॉइंट लोडिंग ऑन अ प्रिज्म, ये भी हमारे पास इतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि हमारे पास हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, जहां पर हम स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर कॉन्क्रीट सिलेंडर टू दैट ऑफ 15 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सेम कॉन्क्रीट।
एक बात समझना जरा, अगर क्यूब से टेस्टिंग करते हो तो हमारे पास जो स्ट्रेंथ निकल कर आती है उसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब एट 28 डेज इज रेफर्ड एज एफसीके के बराबर। ठीक है, और अगर हम सिलेंडर से करते हैं, अगर हम सिलेंडर से करते हैं तो वो कहलाएगी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द सिलेंडर, और वो हमारे पास हमेशा इससे कुछ कम ही आएगी। सिलेंडर में डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन स्लेंडरनेस। अब यहां पर हमारे पास जो स्लेंडरनेस है वो कितना है कि 15 सेंटीमीटर का डायमीटर है, 30 सेंटीमीटर की लेंथ है, 2 गुना हमारे पास, सॉरी जो हाइट है, जो लेंथ है वो 2 गुना ज्यादा है। जितना ज्यादा लंबा होता चला जाएगा, आप जब इस पे लोड लगाओगे तो ये उतनी ही जल्दी ब्रेक करेगा, तो इसकी स्ट्रेंथ उतनी ही कम निकल कर आएगी। डिपेंड्स अपॉन द स्लेंडरनेस, तो स्लेंडरनेस जितना ज्यादा होगा हमारे पास फेल उतना ही जल्दी करेगा। तो ऐसे में हमारे पास जब हमारे पास हमारा स्लेंडरनेस रेशियो 2 के बराबर है हमारे पास, जब हमारे पास स्लेंडरनेस 2 टाइम्स है, या फिर हम कह सकते हैं कि लेंथ या हाइट हमारे डायमीटर से 2 गुना ज्यादा है, तो यहां पर जो हमारे पास इसकी स्ट्रेंथ निकल आती है यूजुअली इक्वल टू 0.85 एफसीके के बराबर। जितना ये बढ़ता चला जाएगा ये वैल्यू उतनी घटती चली जाएगी। जैसे जैसे दोनों को बराबर लाते चले जाएंगे, जो डायमीटर है डायमीटर के बराबर अगर हम हमारी हाइट लाते चले जाएंगे, ये वैल्यू उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। अगर ये एग्जैक्ट हमारे पास जितना डायमीटर है उतनी ही हाइट के बराबर आ जाता है तो द वैल्यू कम्स आउट नियर टू बी इक्वल टू एफसीके के बराबर। यहां पर पूछा है अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर कॉन्क्रीट सिलेंडर टू दैट ऑफ 15 सेंटीमीटर, तो कितना होगा, तो इसकी वैल्यू 0.85 एफसीके, इसकी वैल्यू एफसीके, तो आंसर कितना हो जाएगा 0.85 के बराबर। क्लियर है बात इतनी? आंसर क्या हो जाएगा? सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, if in a concrete mix the fineness modulus of coarse aggregate is 7.6, the fineness modulus of fine aggregate is 2.8 and the economical value of the fineness modulus of combined aggregate is 6.4, then the proportion of fine aggregate is, तो proportion of fine aggregate अगर हम निकालने जाएंगे, इसको निकालने का तरीका होता है फाइननेस मॉड्यूलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट माइनस फाइननेस मॉड्यूलस ऑफ कंबाइंड एग्रीगेट डिवाइडेड बाय फाइननेस मॉड्यूलस ऑफ कंबाइंड एग्रीगेट माइनस फाइननेस मॉड्यूलस ऑफ फाइन एग्रीगेट। तो अब यहां पर हमारे पास पूछा है कि कोर्स एग्रीगेट का फाइननेस मॉड्यूलस मतलब दे रखा है कितना है, तो वो है 7.6, और कंबाइंड एग्रीगेट का दे रखा है इस 6.4 के बराबर, होल डिवाइडेड बाय, दे रखा है कंबाइंड एग्रीगेट का फाइननेस मॉड्यूलस है 6.4 माइनस फाइननेस मॉड्यूलस ऑफ फाइन एग्रीगेट दे रखा है 2.8, तो दिस कम्स आउट टू बी 7.6 में से 6.4 हो गए 6 6 12 1.2, और 6.4 में से 2.8 गए तो 6.4 में से 3 जाएंगे, बचेंगे 3.4 और ये 3.6, which is coming out to be 1/3 के बराबर, which is equal to 33.33 1/3 के बराबर। तो 33.13 33 1/3 के बराबर आना चाहिए। परसेंटेज के रूप में देखा जाए तो ये वैल्यू होनी चाहिए 33.33%। आंसर क्या होना चाहिए? बी शुड बी द करेक्ट आंसर। और प्रोपोर्शन ऑफ कोर्स एग्रीगेट निकालना है तो 100 माइनस परसेंटेज कर दो, निकल कर आ जाएगा हमारा कोर्स एग्रीगेट का फाइननेस मतलब प्रोपोर्शन आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली आंसर क्या होना चाहिए? बी शुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन पूछा है जनरल श्रिंकेज इन सीमेंट कॉन्क्रीट इज कॉज्ड बाय, सीमेंट कॉन्क्रीट में जनरल श्रिंकेज किसके कारण से होगा? कार्बोनेशन से होगा? नहीं, कार्बोनेशन से हमारे पास हमारा जो है वो कुछ अमाउंट का मॉइस्चर लूज होता है लेकिन श्रिंकेज नहीं होता उससे।
स्ट्रेसेस ड्यू टू एक्सटर्नल लोड से श्रिंकेज नहीं होगा, श्रिंकेज पानी की कमी से होगा, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ड्राइंग विथ स्टार्टिंग विथ ए स्टिफ कंसिस्टेंसी, तो हमारे पास ड्राइंग चालू होगी कब? जब पानी धीरे धीरे कम होना चालू होगा तब। तो पानी कम होना चालू होगा तभी ड्राइंग होगी। स्टिफ कंसिस्टेंसी में तो पानी कम है, एक्चुअली में हमारे पास वेटर कंसिस्टेंसी का मतलब ये कि पहले पानी अच्छा खासा है, फिर वहां से ड्राइंग चालू होती है, पानी कम होना चालू होता है तो श्रिंकेज होना चालू होता है। तो ड्राइंग विद स्टार्टिंग विद अ वेटर कंसिस्टेंसी वुड गिव यू द करेक्ट आंसर, और इसको हम समझ भी सकते हैं। श्रिंकेज एक अपने आप में बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, पता होना चाहिए आपको श्रिंकेज के बारे में। बार बार आई वुड इंडिकेट यू कि क्या मतलब होता है। श्रिंकेज इज कॉज्ड बाय डिक्रीज in either concrete length or volume resulting from change in moisture content or chemical changes. ठीक है। Need to facilitate the placement and consolidation of concrete often results in the decision to use a greater amount of mixing water than is needed for the hydration process। क्योंकि कुछ पानी लॉस हो जाता है तो हाइड्रेशन के लिए जितना पानी चाहिए वो उतना नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए हमेशा थोड़ा ज्यादा पानी मिलाकर चला जाता है। The used water content creates movement and generates tensile stresses that pull the सीमेंट पेस्ट क्लोजर कॉजिंग श्रिंकेज। पानी निकलना चालू होगा इसके अंदर से, तो निकलना चालू होगा तो पार्टिकल पास आना चालू होंगे विच रिजल्ट्स इन श्रिंकेज। कॉन्क्रीट श्रिंकेज कैन लीड टू क्रैकिंग, कर्लिंग ऑफ स्लैब्स एंड द डायमेंशनल इंस्टेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट मेंबर्स। ठीक है। जनरल श्रिंकेज इन सीमेंट कॉन्क्रीट इज कॉज्ड बाय ड्राइंग स्टार्टिंग विद अ वेटर कंसिस्टेंसी। पहले पानी था, धीरे धीरे पानी निकलने लगा, तब जाके हमारे पास वॉल्यूम कम होने लगा, श्रिंकेज बढ़ने लगा। तो वेटर कंसिस्टेंसी से चालू होता है श्रिंकेज होना, ड्राई कंसिस्टेंसी नहीं। ड्राइंग श्रिंकेज, मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल्स हैविंग पोर्स इन देयर स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ इंटरमोलिकुलर स्पेस expand on absorbing moisture from the atmosphere and shrink on drying. Drying shrinkage occurs when water starts evaporating from the exposed surface and the moisture differential along the depth of the slab causes strain which induces tensile stresses. क्लियर है बात इतनी? श्रिंकेज कैसे टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगे जिसकी वजह से क्रैकिंग आना चालू हो जाती है और स्ट्रक्चर खेल खत्म होना चालू हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ड्राइंग विद स्टार्टिंग विद अ वेटर कंसिस्टेंसी। अगला सवाल पूछा है, वे बेचिंग प्रोसीड्स ऑन। तो वे बेचिंग और एक होती है वॉल्यूम बेचिंग। वॉल्यूम बेचिंग के अंदर हम मटेरियल का वॉल्यूम लेते हैं और वो हमारे पास छोटे कामों के लिए, लेस इंपॉर्टेंट कामों के लिए, जहां पर एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं चाहिए, उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि वहां पर दिक्कत है कि अगर सैंड हमारे पास सर्टेन अमाउंट में मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले तो उसकी वजह से सैंड के अंदर बल्किंग क्रिएट हो सकती है, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन देखने को मिलता है, जिससे कि हमें क्वांटिटी लगती ज्यादा है लेकिन एक्चुअली में वो होती कम है। तो इससे हमारे पास प्रोपोर्शन बिगड़ जाता है। एक होता है वे बेचिंग या वेट बेचिंग, जिसमें कि हम हर एक अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट का ड्राई वेट लेते हैं और उन ड्राई वेट के अकॉर्डिंग उसमें अब कितनी मात्रा का पानी चाहिए होता है वो हम अलग से ऐड करते हैं। तो हमें वहां पर हर एक क्वांटिटी सही मायने में कैलकुलेट होती है और उसकी कितनी क्वांटिटी हमारे पास रिक्वायर्ड होती है वही निकल कर आती है। तो ऐसे में हमारे पास अगर कोई मॉइस्चर, सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का किसी चीज का वॉल्यूम ज्यादा दिख भी जाए, अल्टीमेटली वो वॉल्यूम ज्यादा होगा नहीं ना, उसका तो वेट लेंगे हम, जो कि हमारे पास ये बताएगा कि वेट तो कम ही आ रहा है, तो क्वांटिटी और लेके चलनी पड़ेगी। वॉल्यूम ज्यादा दिख रहा है लेकिन वो सिर्फ किसकी वजह से? बल्किंग ऑफ मॉइस्चर की वजह से, बल्किंग ऑफ सैंड की वजह से है। द अजम्पशन ऑफ द डिक्लेयर्ड वेट इन ईच बैग ऑफ सीमेंट, मतलब क्या वो वेट बेचिंग का? द अजम्पशन ऑफ द डिक्लेयर्ड वेट इन ईच बैग ऑफ सीमेंट, हर बैग ऑफ सीमेंट में हर एक क्वांटिटी कितनी चाहिए, क्या ये वे बेचिंग है? नहीं, वे बेचिंग में जरूरी नहीं हर बैग ऑफ सीमेंट में कौन कौन सी क्वांटिटी कितनी कितनी चाहिए, नहीं, वे बेचिंग में हम अपने अकॉर्डिंग चीजें तैयार करते हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो सही नहीं है। वेइंग द कंटेंट्स ऑफ ईच बैग, ईच बैग मतलब हर एक बैग के लिए कौन कौन सी क्वांटिटी कितनी कितनी चाहिए, सिर्फ इसका वजन ले लेंगे इससे काम हो जाएगा? नहीं, दिस इज नॉट द करेक्ट वे। एक्यूरेटली एस्टिमेटिंग द वेट ऑफ ईच मटेरियल टू बी यूज्ड इन ईच बैच, हर बैच में कौन कौन सी चीजें कितनी कितनी चाहिए उसका हम वेट एक्यूरेटली मेजर कर ले। तो अगर उसमें मॉइस्चर हुआ तो, अगर उसमें मॉइस्चर हुआ तो तुमने तो उसके अंदर वेट तो ले लिया एक्यूरेटली, लेकिन एक्चुअली में वो ड्राई वेट नहीं रहा ना, वो तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट का वेट और साथ में उसके मॉइस्चर भी है, तो फिर ये भी गलत हो जाएगा।
हमें तो यहां पर हर चीज का अलग अलग वेट लेना है। द अजम्पशन ऑफ करेक्ट ड्राई वेट ऑफ ईच साइज रेंज ऑफ ईच मटेरियल, पहली बात तो ये, एंड द वेट ऑफ वाटर दैट इज टू बी अकाउंटेड सेपरेटली। तो यही हमारे पास सबसे बेस्ट तरीका निकल कर आएगा वे बेचिंग का। क्लियर है बात इतनी? अगला है द प्रोबेबल आउटपुट पर आवर ऑफ 34 ई डबल ड्रम पेयरिंग मिक्सचर इन क्यूबिक पर आवर इन क्यूबिक मीटर पर आवर इज। तो देखो, जब भी कोई मिक्सर की बात चलती है, कंक्रीट मिक्सर की, तो इसका जो ड्रम होता है, इस ड्रम की जो कैपेसिटी होती है वो उसी के साथ लिखी होती है। 34 ई डबल ड्रम पेयरिंग मिक्सचर है, तो इसका मतलब होता है कि इसकी कैपेसिटी है 34 क्यूबिक फीट। और 34 क्यूबिक फीट को लिखा जा सकता है क्या, इसे हम कर लेते हैं, एक काम करते हैं, मीटर में क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास एक फीट होता है कितना, मतलब एक मीटर में हम कह सकते हैं कि हमारे पास विल हैव 3.3 फीट। ठीक है, तो 1/3.3 कर देते हैं। सो 0.30 मीटर होगा एक फीट में। तो इंटू 0.30 इंटू 0.30, तो आएगा 0.027 इंटू 34 कम्स आउट टू बी 0.96 हमारे पास मीटर क्यूब के बराबर। ठीक है, इन्होंने क्योंकि आंसर क्यूबिक मीटर पर आवर में पूछा है। अब हमारे पास कैपेसिटी हो गई 0.96 मीटर क्यूब की। ठीक है, 0.96 मीटर क्यूब की कैपेसिटी हो गई। अब हमारे पास पूछा है प्रोबेबल आउटपुट पर आवर पूछा है। हमारे पास यहां पर कंडीशन ये है कि हम 1 घंटे में व्हाट आर वी गोइंग टू डू अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड्स, टाइम ऑफ मिक्सिंग of concrete is 3 minutes for 0.2 मीटर क्यूब ऑफ क्वांटिटी, 0.2 मीटर क्यूब ऑफ कॉन्क्रीट। तीन मिनट लगते हैं 0.2 मीटर क्यूब ऑफ कॉन्क्रीट को मिक्स करने में। देयरफॉर टाइम रिक्वायर्ड फॉर 0.96 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.96 divided by 0.2 would come out to be as 4.8। 0.96 मीटर क्यूब के लिए हमें समय लगेगा 4.8। अब ये 4.8 हमारे पास, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? 4.8, ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड है ना ये, तो ये इसके लिए 3 मिनट लग रहे हैं। तो 4.8 इंटू 3 वुड कम आउट टू बी एज 0.2 मीटर क्यूब पर 3 मिनट। तो ये 3 ऊपर जाएगा, बनेगा हमारे पास इज इक्वल टू 14.4 मिनट, टेकिंग इट इक्वल टू बी 15 मिनट। हमारे पास 15 मिनट का समय लगेगा 0.96 मीटर क्यूब को हमें क्या करने में, मिक्स करने में। अब हमारे पास यहां पर बात आ रही है कि हम आउटपुट कितना निकाल सकते हैं। 0.96 मीटर क्यूब को हमें 15 मिनट लगेंगे,
let time wasted in cleaning, और हमारे पास filling, emptying, इक्वल टू 15 मिनट पर आवर। 1 घंटे में 15 मिनट का हमारे पास जो है वो टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अल्टीमेटली हमारे पास नेट इफेक्टिव टाइम इक्वल टू 60 मिनट माइनस 15 मिनट, इक्वल टू 45 मिनट। तो हमारे पास हम टोटल क्वांटिटी कितनी हम आउटपुट निकाल पाएंगे, तो देयरफॉर आउटपुट इक्वल टू 45 मिनट डिवाइडेड बाय 15 मिनट पर 0.96 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट। तो ये बन जाएगा 3 गुना और 3 इंटू 0.96 2.88। हम 1 घंटे में 2.88 मीटर क्यूब का कंक्रीट हम जो है वो निकाल सकते हैं। कैसे? इस क्वांटिटी के डबल ड्रम पेयरिंग मिक्सचर के साथ। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? 2 से 3.25 2.88 है, तो ये वाली रेंज सही आनी चाहिए। डी शुड बी द करेक्ट आंसर। आंसर क्या होना चाहिए? डी हमारा सही आंसर होना चाहिए, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्टिमम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने होंगे? ऑप्टिमम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस ओवर विच कंक्रीट इज रिक्वायर्ड टू बी मिक्स्ड इन अ मिक्सर मशीन। तो ध्यान रखिएगा, मिक्सर मशीन में इस तरह से हमें लेके चलना होता है कि हम 1 या 2 मिनट के लिए मिक्सिंग करें, और हमारे पास 20 से 30 राउंड्स हम लेके चलें पर मिनट में, 20 से 30 राउंड पर मिनट लेके चलें। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस ओवर विच कंक्रीट इज रिक्वायर्ड टू बी मिक्स्ड इन अ मिक्सर मशीन, तो हमारे पास 20 से 30 की बजाय लिख सकते हैं 20 से 25। तो हमारे पास नियर अबाउट हम जो है वो इस तरीके से कंक्रीट की मिक्सिंग कराते हैं। आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्टिमम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो बहुत ज्यादा नहीं जाने चाहिए, 10 से काम चल नहीं पाएगा, 20 को हम सही मानकर चल सकते हैं। ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे, दिस इज गोइंग टू गो टू मच, तो 20 हमारे लिए एक सही आंसर निकल कर आ सकता है। आगे बात करते हैं। कंक्रीट मिक्सर्स आर जनरली डिजाइन टू रन एट ए स्पीड ऑफ 15 से 20 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, फॉर प्रॉपर मिक्सिंग इट इज सीन दैट अबाउट 25 से 30 रिवॉल्यूशन आर रिक्वायर्ड इन अ वेल डिजाइंड मिक्सचर। ठीक है, तो इस डाटा को जो है वो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एडिशन ऑफ सर्फेक्टेंट इन द कंक्रीट मिक्स रिजल्ट इन, आइदर यू कॉल इट एज सर्फेक्टेंट और यू कॉल इट एज प्लास्टिसाइजर, बात एक ही है। हमारे पास जो हमारा सर्फेक्टेंट होता है या प्लास्टिसाइजर होता है, इसका एक ही काम होता है, क्या? ये हमारे पास डीफ्लोक्यूलेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, और ये क्या करता है कि सीमेंट पार्टिकल्स को डीफ्लोक कराता है। तो डीफ्लोक कराने से हमारे जेल पोर्स का पानी, जेल पोर्स में जो फंसा हुआ पानी है वो हो जाता है रिलीज। तो अब हमें जो पानी रिलीज हो गया जेल पोर्स में, जो जेल पोर्स में ट्रैप हो रहा था, या तो उतना पानी कम दे दो तो भी वैसा ही काम चलेगा, या उतना पानी दे देंगे तो अब वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। अल्टीमेटली हमारे पास जो जेल पोर्स का पानी जो ट्रैप होता है वो जो रिमूव हो जाता है, तो उससे वर्केबिलिटी भी अच्छी मिल जाती है,
और अगर हमने वो पानी डाला ही नहीं उतनी मात्रा का, तो वर्केबिलिटी वही रहेगी लेकिन स्ट्रेंथ अच्छी मिल जाएगी एट लोअर वाटर सीमेंट रेशियो। इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ और वाटर सीमेंट रेशियो के बीच में, तो आप ये जानते होंगे स्ट्रेंथ और वाटर सीमेंट रेशियो में जैसे जैसे वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ता जाएगा स्ट्रेंथ जो है वो कम होती चली जाती है अकॉर्डिंग टू द अब्राहम्स लॉ। तो सरफेक्टेंट को कंक्रीट मिक्स में ऐड करने पे इंक्रीजेस इन दी वाटर सीमेंट रेशियो, क्या वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ जाएगा हमारे पास, वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। डिक्रीज इन दी वाटर सीमेंट रेशियो, क्या वाटर कम हो जाएगा सीमेंट के रिस्पेक्ट में, नहीं कह सकते। इंक्रीज इन दी स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, बिल्कुल हमारी स्ट्रेंथ जो है वो कॉन्क्रीट की बढ़ जाती है। डिक्रीज इन दी क्यूरिंग ड्यूरेशन, क्यूरिंग के ड्यूरेशन में कोई हमारे पास फर्क पड़ेगा क्या, भाई पानी है रिलीज हो रहा है, क्यूरिंग का ड्यूरेशन कम क्यों होगा, तो 3 और 4 शुड नॉट बी द करेक्ट आंसर। इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, हमारे पास जो पानी पहले जेल पोर्स में ट्रैप हो रहा था वो बाद में हमारे पास रिलीज होकर श्रिंकेज कॉज करता या उस जगह पे वैकेंट स्पेस कॉज करता, अब वो हमारे पास नहीं अवेलेबल है तो वो पूरी जगह फिलअप होगी कंक्रीट से, तो इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ कंक्रीट बिल्कुल करता है। क्या करता है ये, बिल्कुल करता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, क्या हमारे पास हमारा एक्स्ट्रा पानी रिलीज हो जाएगा तो उसकी वजह से कैन वी से कि हमारे पास हमारा जो पानी है हमें वो उतने पानी की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, और नहीं पड़ेगी तो डिक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो कह सकते हैं क्या, बिल्कुल कह सकते हैं। तो 2, 3 एंड 5 शुड बी द करेक्ट आंसर। आंसर क्या हो जाना चाहिए, बी शुड बी द करेक्ट आंसर। द एडिशन ऑफ सरफेक्टेंट इन द कंक्रीट में डिक्रीजेस द वाटर सीमेंट रेशियो, क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं उतना एक्स्ट्रा पानी। Hence increases strength and it also helps in increasing the density of concrete as high workability leads to better compaction. अगला सवाल पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अलग अलग हमारे पास स्टेटमेंट दे रखे हैं। हाई वाटर सीमेंट रेशियो इन कंक्रीट रिजल्ट्स इन, वाटर सीमेंट रेशियो जब जब बढ़ेगा, तो अभी हमने पढ़ा वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ने से स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो स्ट्रॉन्गर मिक्स बनेगा, बिल्कुल भी नहीं। वीक मिक्स बनेगा, ये बात सही है। क्या वर्केबिलिटी ज्यादा मिलेगी, ज्यादा पानी अवेलेबल होगा तो हम ज्यादा अच्छे से मिक्सिंग कर पाएंगे, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, तो वर्केबल मिक्स तो अच्छा बनेगा। क्या ब्लीडिंग कम होगी, बिल्कुल भी नहीं। पानी ज्यादा हो गया तो सीमेंट पार्टिकल उस पानी को लेके अलग भागना चालू कर देंगे, तो ऐसे में हमारे पास ब्लीडिंग ज्यादा होगी। दिस इज गोइंग टू बी द रॉन्ग ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा, 2 and 3 आर करेक्ट। आंसर इज बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। High water cement ratio increases the workability of the concrete, but higher water cement ratio can lead to bleeding. Moreover, water cement ratio is inversely proportional to the strength of concrete and hence higher water cement ratio leads to weaker mix. Exactly वही सारी बातें जो हमने की। A concrete mixer is specified by the, तो concrete mixer का जब क्लासिफिकेशन देखते हैं तो एक होता है उसके पास कि कितनी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी वो एक बैच में रिलीज कर सकता है मिक्स करके, तो एक हो गया हमारे पास ये वाला पैरामीटर। एक हो गया कि भाई कंक्रीट मिक्सर है कैसा, क्या ये पेन टाइप में है, क्या ये हमारे पास टिल्टिंग है, नॉन टिल्टिंग है, किस तरह का है हमारे पास। तो वॉल्यूम ऑफ द मिक्सिंग ड्रम कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा उससे मतलब नहीं, कितना आउटपुट दे सकता है उससे मतलब है। हॉर्स पावर ऑफ द प्राइम मूवर को ऑलरेडी पता है कि भाई आपको कंक्रीट को मिक्स करना है तो उसमें मोटर हमेशा बड़े पावर की ही लगेगी, उससे हमारा मिक्सर जो है वो क्लासिफाई नहीं होता। वॉल्यूम ऑफ मिक्स्ड कंक्रीट डिस्चार्ज, कितना हम आउटपुट ले पाते हैं उससे, इस पे बिल्कुल बेस्ड होता है। मिक्सर ड्रम स्पीड, ये तो हम गवर्न करते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कितनी रखना चाहते हैं कितनी नहीं रखना चाहते, हमें कितना समय देना है मिक्सिंग के लिए, ये सब चीजें हम पर डिपेंड करती है, तो इससे क्लासिफाई नहीं होता। फीडिंग अरेंजमेंट, टिल्टिंग है नॉन टिल्टिंग है, डिस्चार्जिंग अलग है और हमारे पास लोडिंग अलग है, उस अकॉर्डिंग हमारे पास डिजाइन होता है। तो आंसर क्या बनेगा, 3 and 5। आंसर इज सी। अगर देखें तो हमारे पास एज पर IS कोड 1791/1985 कंक्रीट मिक्सचर्स आर स्पेसिफाइड बाय नॉमिनल मिक्स्ड बैच कैपेसिटी इन लीटर, कितनी वो हमारे पास कैपेसिटी है एक बैच में कंक्रीट को प्रोड्यूस करने की। टाइप ऑफ द ड्रम विच आर बेस्ड ऑन द फीडिंग अरेंजमेंट ऑफ द कंक्रीट, एक होता है टिल्टिंग, नॉन टिल्टिंग और रिवर्सिंग। अगर टी लिखा हुआ है मतलब टिल्टिंग को बताता है और ये इनकी क्वांटिटीज है पर बैच की, ये बड़ा सॉरी ये छोटा है बड़ा बड़ा बड़ा। नॉन टिल्टिंग में NT लिखा होता है, रिवर्सिंग के अंदर 200 लिखा होता है जिसमें कि
एक डायरेक्शन में घुमाएंगे तो कंक्रीट बाहर आएगा, एक डायरेक्शन में घुमाएंगे तो अंदर मिक्स होता रहेगा। तो ऐसे में हमारे पास इनकी कैपेसिटी कितनी है एक बैच में कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करने की, और ये किस फीडिंग अरेंजमेंट के बने हुए हैं, इस पर डिफाइन होता है। तो आंसर क्या बनेगा? 3 और 5। अगला पूछा, रेनफोर्स कंक्रीट डोर एंड विंडो फ्रेम्स कैन बी कॉम्पैक्टेड यूजिंग। डोर और विंडो की फ्रेम है वो भी रेनफोर्स्ड है, तो कितना ज्यादा हमारे पास थिन सेक्शन होगा? वेरी थिन सेक्शन एंड कंजेस्टेड। ठीक है, बहुत थिन सेक्शन और कंजेस्टेड भी है। कैसे कर सकते हैं इसको? अब हमारे पास अलग अलग तरह के वाइब्रेटर है। नीडल वाइब्रेटर हमारे पास वहां पर यूज होता है जहां पर इसको आसानी से पहुंचाया जा सके। वेयर इट कैन बी इजीली यूज्ड। प्लेट वाइब्रेटर जनरली हमारे पास थिन सेक्शंस के लिए यूज किया जाता है। फॉर्म वाइब्रेटर जनरली हमारे पास बड़े लार्ज फॉर्मवर्क के लिए विच आर डीपर, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और टैपिंग जो है वो हमारे पास मैन्युअली होती है, मैन्युअली इन एक्सट्रीम कंडीशंस। तो अब समझना ये बात, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस इक्विपमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फ्रॉम बेस्ट टू दी वर्स्ट, किसका यूज करेंगे? अब देखो पहले ही बहुत थिन सेक्शन और कंजस्टेड है, तो रेनफोर्समेंट है, अंदर तक नीडल वाइब्रेटर चला जाए और कॉम्पैक्शन करके आ जाए बहुत मुश्किल है। तो जो फ्रेम है हमारे पास, उसके आसपास प्लेट लगाई, प्लेट में वाइब्रेशन दिया, तो अपने पास अपना बहुत थिन सेक्शन में भी अच्छे से वाइब्रेशन पहुंच के प्रॉपरली कंक्रीट को कॉम्पैक्ट कराया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास बेस्ट टू वर्स्ट जाना है, तो 2 वाला सबसे बेस्ट होना चाहिए। तो 2 वाला सबसे बेस्ट होना चाहिए, तो ये दोनों तो गलत हो गए। फिर उसके बाद आता है फॉर्म वाइब्रेटर, दोनों में यही दे रखा है। क्यों? क्योंकि लार्ज फॉर्मवर्क, बड़े बड़े फॉर्मवर्क, अगर अब पूरी डोर की फ्रेम बन जाए, पूरी विंडो की फ्रेम बन जाए, और अगर हमारे पास इस पे पूरा का पूरा हम फॉर्म वाइब्रेटर लगा दें, तो उससे भी हमारा काम चल सकता है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास सही ऑप्शन जाएगा। तो दोनों ही सही बैठ रहे हैं अभी। फिर बात आती है नीडल वाइब्रेटर या टैपिंग। तो टैपिंग करें या नीडल वाइब्रेटर का इस्तेमाल करें? टैपिंग करना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि थिन सेक्शन है बहुत और काफी कंजस्टेड रहेगा। तो उस केस में टैपिंग कर सकते हैं, नीडल वाइब्रेटर पहुंचाना ही बहुत मुश्किल होगा। तो नीडल वाइब्रेटर हम लास्ट में चूज करेंगे और टैपिंग पहले चूज कर लेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ये जरा इसके बारे में आप एक बार पढ़िएगा, सो यू विल गेट द आइडिया कि क्या आपके पास यहां पर कंडीशन बन रही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, टू मेक 1 क्यूबिक मीटर बाय वॉल्यूम, टू मेक 1 cubic meter of 1:2:4 by volume of concrete, the volume of coarse aggregate required is। चलिए ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट बनाना है, 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट कंक्रीट requires 1.52 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई इंग्रेडिएंट्स, या ड्राई कंक्रीट लिखता हूं। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि 1 मीटर क्यूब वेट कंक्रीट बनाने के लिए 1.52 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई कंक्रीट आपको जरूरत पड़ती है। अब आपसे यहां पूछा है कोर्स एग्रीगेट कितना लगेगा। तो अगर मैं बात करूं प्रपोर्शन ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज इक्वल टू 4/1 + 2 + 4 इज इक्वल टू 4/7। तो कितना वॉल्यूम कोर्स एग्रीगेट का लगेगा हमारे पास? देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज इक्वल टू 4/7 of 1.52 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट।
तो इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू कितना बन जाएगा ये 1.52 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 7 0.86 मीटर क्यूब हमारे पास क्वार्ट सेकंड का वॉल्यूम लगेगा, जो कि यहां पर आंसर रिलेट करता है सी से, हमारे पास सही आंसर निकल कर आएगा। अगला सवाल पूछा है कि द कैपेसिटी ऑफ 28 एस टाइप कॉन्क्रीट मिक्सर, ठीक है, इज 0.8 मीटर क्यूब, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं तो 1 डिवाइडेड बाय 3.33 0.30 इंटू, या इसी का कर लेते हैं क्यूब, तो 0.2708 इंटू 28 वुड कम आउट टू बी 0.758, तो ये 0.8 मीटर क्यूब के बराबर, मतलब 28 क्यूबिक फीट के बराबर इसकी क्वांटिटी कैपेसिटी है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो 0.8 मीटर क्यूब की कैपेसिटी को रिलेट करता है। फॉर मिक्सिंग 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कॉन्क्रीट क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड इज 5.5 बैग। 1 मीटर क्यूब कॉन्क्रीट के लिए 5.5 बैग की जरूरत पड़ती है। In order to avoid fractional usage of cement bag, the volume of concrete to be mixed per batch will be। जरूर इसको समझो क्या क्या लिखा हुआ है। अगर आपको 5.5 बैग लगते हैं, इसको लिखते हैं 1 मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए आपको लगते हैं 5.5 बैग ऑफ सीमेंट। अब आपको ये समझना है कि आपके कंक्रीट या मिक्सर की कैपेसिटी तो 0.8 मीटर क्यूब है, तो 0.8 मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए कितने बैग लगेंगे, तो ये पता कर लो। तो इसी में 0.8 का मल्टीप्लाई कर दो, 5.5 इंटू 0.8 यार 4.4, बैग ऑफ सीमेंट। पूछा है इन ऑर्डर टू अवॉइड फ्रैक्शनल यूसेज ऑफ सीमेंट बैग द वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट टू बी मिक्स पर बैच विल बी। अगर हमें फ्रैक्शनल बैग का अवॉइड करना है, फ्रैक्शनल यूसेज ऑफ बैग अवॉइड करना है, मैक्सिमम सीमेंट वी कैन यूज इज 4.4 बैग। अगर हम लिखते हैं to avoid fractional usage we can use 4 bag and make lesser concrete। तो अगर हमें 5.5 बैग में 1 मीटर क्यूब कंक्रीट बनता है, तो 4 बैग में कितना बनेगा, Therefore, X मीटर क्यूब of concrete uses 4 बैग of cement। तो हमारे पास यहां से यहां तक आने में कितना हमारे पास फैक्टर यूज होगा, उतना ही फैक्टर यहां पर भी यूज होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स से क्या लिखेंगे इसे, 1/x इक्वल टू 5.5/4। तो x कितना आ जाएगा, 4/5.5। तो x अपॉन मतलब 4/5.5, तो 4 डिवाइडेड बाय 5.5 0.73। मीटर क्यूब बना पाएंगे, जो कि आंसर में दे रखा है एज सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। द रोल ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर इन सीमेंट पेस्ट इज टू। अभी हम लोगों ने पढ़ा प्लास्टिसाइजर एक डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो सीमेंट पार्टिकल को डीफ्लोक करता है, जैसे अलग करेगा तो जेल पोर्स का पानी रिलीज हो जाता है।
तो डिस्पर्स करने का काम करता है, सुपर प्लास्टिसाइजर और ज्यादा बेहतर होता है। तो डिस्पर्सेस द पार्टिकल, ठीक है। जैसे पार्टिकल डिस्पर्स करेगा तो उसमें से एयर बबल भी रिमूव होंगे जो ट्रैप हो जाते हैं, बात वो भी सही है। तो बात ये भी सही है, डिस्पर्स द पार्टिकल टू रिमूव एयर बबल्स, ये भी सही कर देता है। डिस्पर्स द पार्टिकल रिमूव द एयर बबल एंड टू रिटार्ड सेटिंग। अब चूंकि ज्यादा पानी अवेलेबल है, तो ज्यादा पानी अवेलेबल है तो फिर हमारे पास लंबे समय तक हाइड्रेशन प्रोसेस करता रहेगा, तो ऐसे में हमारे पास सेटिंग थोड़ी सी रिटार्ड हो जाएगी। दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट। और रिटार्ड सेटिंग सिर्फ ये काम करना ये नहीं करता, ठीक है। तो ये सही है, ये 2 गुना सही है और ये 3 गुना सही है। आंसर क्या प्रेफर करेंगे? सी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का सेशन। ऐसे ही सेशन में मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।